नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 6 का अंतिम टॉपिक, जिसका नाम है टक्कर या कोलिजन। और टक्कर या कोलिजन में हम आज अंतिम दौर में चल रहे हैं इस वीडियो में, और उसमें हम बात करेंगे टू डायमेंशनल कोलिजन की या ऑब्लिक्यू कोलिजन की। अगर कोई दो पार्टिकल आके टक्कर करते हैं और टक्कर के बाद वे किसी तल में गति करने लगते हैं तो उनमें किस प्रकार की कंडीशंस आती है और उन दोनों के मध्य कितना डिग्री का एंगल बनता है, आज अपन उसकी बात करेंगे। तो चलो चर्चा करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो इलास्टिक कोलिजन में अपन कहेंगे, इलास्टिक कोलिजन में भी हमारे पास कंडीशन दे दी है अब की बार टू डायमेंशनल कोलिजन। पहले हम लोग बात कर रहे थे हेड ऑन कोलिजन की। हेड ऑन कोलिजन में क्या था, वन डायमेंशनल कंडीशन थी कि कोई पार्टिकल यहाँ से आया और दूसरे के साथ टक्कर की, कोलिजन किया, और कोलिजन के बाद भी वे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले ये कंडीशन थी। अब कंडीशन में थोड़ा बदलाव आ गया। कंडीशन में कैसा बदलाव आया है ये देखने वाली बात है। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो हम कहेंगे अभी इसमें यदि दो पिंड टक्कर के पश्चात द्विविमीय तल में गति करने लगे तो ऐसी प्रत्यास्थ टक्कर को तिर्यक टक्कर कहते हैं। तिर्यक टक्कर कहते हैं। हम कह देंगे इफ टू पार्टिकल्स collides with elastically and move in a plane after collision, then this type of collision is called oblique collision. Let two particles of mass m1 and m2 collides या मूव इन x डायरेक्शन, ये भी कह सकते हो, मूव इन x एक्सिस या x डायरेक्शन भी कह सकते हो। दे कोलाइड at an instant and move in a plane if their initial velocities are u1 and u2. If their initial velocities are u1 and u2 and after collision their velocities are v1 and v2. माना
m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड u1 तथा u2 वेग से x दिशा में गतिशील है, x दिशा में गतिशील है। टक्कर के पश्चात वे v1 तथा v2 वेग से गतिशील होते हैं। v1 तथा v2 वेग से एक तल में गतिशील होते हैं। v1 तथा v2 वेग से एक तल में गति करने लगते हैं। ये लिख दो, गति करने लगते हैं। ये हो गया इसकी कंसीडरेशन। और एक लाइन और लिख देंगे हम लोग कि यदि ये पिंड x दिशा के साथ θ1 व θ2 कोण बनाए, x1 व x2 के साथ θ1 व θ2 कोण बनाए, जैसा कि चित्र में हम दिखा देंगे, इस बात को शो कर देंगे। इसमें और लिख देते हैं इफ या फिर द पार्टिकल्स form an angle with x axis are θ1 and θ2। इसमें लाइन लिख सकते हैं कणों यानी कि पिंडों द्वारा x दिशा के साथ θ1 व θ2 कोण बनाया जाए। ये भी लाइन लिखें थोड़ा ताकि अच्छा रहे। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम अपन कैसे बनाएंगे, देखो इसका हम कह रहे हैं कि दो पार्टिकल जिनके कोलिजन से पहले वेलोसिटी जो है वो u1 और u2 है, मास इनके m1 और m2 थे। यहाँ इनकी कोई कोलिजन हुई, कोलिजन होते ये x एक्सिस है, इसके साथ θ1 एंगल बनाते हुए m1 पार्टिकल तो v1 वेलोसिटी से इधर चला गया θ1 एंगल बनाते हुए। वही m2 पार्टिकल जो है वो v2 वेलोसिटी से θ2 एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में चला गया। ये कोलिजन अब 2 डायमेंशनली हो गया, अभी 1 डायमेंशनल था, एक ही दिशा में गति कर रहे थे ये। इसमें y डायरेक्शन का मान 0 है, केवल x डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। जैसे टकराते ही बिखर गए। इसको स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो अपन को पता है, हमें तो चाहिएगा मोमेंटम। तो मोमेंटम यानी संवेग, फर्स्ट पार्टिकल का संवेग हम कहेंगे m1 v1 है, इसका कहेंगे m2 v2। लेकिन मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है, इसलिए x डायरेक्शन के साथ इसका कंपोनेंट आएगा। ये θ2 एंगल है तो x डायरेक्शन के साथ इसका कंपोनेंट आएगा, जैसे px2 बोलो इसको, तो वो आएगा m2 v2 cos θ2। वहीं इसका कंपोनेंट यानी m1 पार्टिकल का v1 वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो इसका x डायरेक्शन में px1 कह सकते हो, वो आएगा m1 v1 cos θ1। ध्यान रहे इस बात का।
साथ ही साथ इनके वर्टिकल कंपोनेंट भी तो लेने पड़ेंगे वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में इनके जो कंपोनेंट आएंगे संवेग का, मोमेंटम का, संवेग का वाई दिशा में जो घटक आएगा वो आएगा m1 v1 साइन थीटा 1, इसको हम py1 कह सकते हैं। वहीं अगर मैं इस दूसरे पार्टिकल का, इस दूसरे कण का संवेग की बात करूं, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है जो कि x दिशा के साथ θ2 कोण बना रहा है, तो इस कण का y दिशा में जो घटक होगा py2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। नेम भी करूं तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। m2 v2 तो संवेग था ही, घटक के रूप में y दिशा में मान क्या हो जाएगा, साइन θ2, कोण θ2 बन रहा है इसमें। तो ये डायग्राम अच्छे से बना लो बच्चों, फिर समझ सकते हो इसको। कैसे समझ सकते हो, ये x डायरेक्शन में जो मान आप ज्ञात कर रहे हो ना, x डायरेक्शन में, इसका मतलब x अक्ष के साथ θ1 कोण बना है, किसका, m1 और v1 का। क्योंकि कोई भी कण का जिसका वेग v1 हो, द्रव्यमान m1 हो, तो संवेग उसका m1 v1 हो जाएगा। वहीं इसका जो संवेग है ना m2 v2, ये इसके साथ θ2 कोण बना रहा है। तो आपको याद होगा कोई भी सदिश राशि अगर x अक्ष के साथ, मान लो सदिश राशि a है, x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाए, तो इस a का एक तो हो जाएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, यानी जिसको हम x दिशा में घटक कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट का मान आता है a cos थीटा x दिशा में। वही y डायरेक्शन में इसका अगर a की बात करें तो वो आता है a साइन थीटा। इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। ध्यान से सुने इस बात को। ऐसा ही इसके साथ हो रहा है। आप एक बार इस नीचे वाली बात को भूल के देखो, ये चित्र कैसा बन गया। ये इसका परिणामी संवेग की डायरेक्शन, ये इसकी परिणामी रिजल्टेंट मोमेंटम की डायरेक्शन, कोण कितना बना रहा है x1 के साथ θ1, तो y डायरेक्शन में। ये नीचे वाला अगर मैं रोक भी लूँ तो ऊपर वाला देखो मोमेंटम की डायरेक्शन θ1 एंगल के साथ है, तो x डायरेक्शन में इसका माना जाएगा m1 v1 cos θ1, y डायरेक्शन में माना जाएगा m1 v1 sin θ1। वहीं अगर इस नीचे वाले की बात करूँ मोमेंटम की m2 v2 की, तो m2 v2 का मान x डायरेक्शन में आ जाएगा m2 v2 cos θ2 और y डायरेक्शन में आ जाएगा m2 v2 sin θ2। ये हमारा टॉपिक है। इसी के आधार पर हम सब कुछ बातें लिखेंगे। हम कह रहे हैं चूंकि प्रत्यास्थ टक्कर की बात है, तो प्रत्यास्थ टक्कर के लिए फॉर इलास्टिक कोलिजन्स या कोलिजन, x दिशा में संवेग संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन, ये कह सकते हो। डायरेक्शन कह दो, एक्स एक्सिस कह दो। तो ध्यान से देखो, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो m1 इंटू u1, प्लस इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा m2 इंटू u2, m2 इंटू u2 बराबर। आगे वाला देखो, x डायरेक्शन में इसका मान कितना है, ये पड़ा कितना है, m1 v1 cos θ1, इसका मान कितना है भाई, ये पड़ा x डायरेक्शन में मान इसका, प्लस m2 v2 cos θ2। इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, ठीक है। इसी प्रकार हम y दिशा में भी मान ज्ञात कर सकते हैं, तो कह देंगे y दिशा में संवेग संरक्षण नियम से संवेग संरक्षण
नियम से, संवेग संरक्षण नियम से क्या आ जाएगा, y डायरेक्शन में। अब आप देखो ये केवल x दिशा में ही गति कर रहे हैं, y डायरेक्शन में इनका कोई मोशन नहीं है, इसलिए y डायरेक्शन में तो मोमेंटम आ जाएगा 0, क्योंकि ये गति ही केवल x दिशा में कर रहे हैं, y दिशा में तो गति ही नहीं कर रहे। तो y डायरेक्शन में टक्कर से पहले कोलिजन तो आ गया 0। अगर ये y दिशा में गति करते तब इसका कुछ ना कुछ मान आता, लेकिन हमने तो पहले ही कह दिया कि दो पार्टिकल मूव्स इन x डायरेक्शन, दो कण है वो x दिशा में गति कर रहे हैं, तो y दिशा में तो टक्कर से पहले तो मान इसका ही आ गया। अब देखो टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात पहले कण का मोमेंटम तो ये पड़ा m1 v1 sin θ1, क्या है m1 v1 sin θ1। अब एक कंडीशन नई और आ गई, अब यहाँ प्लस की बजाय माइनस लेंगे, क्योंकि ये नीचे वाला जो कंपोनेंट है ये y के नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो आपको याद होगा प्यारे विद्यार्थियों कि ये बनते हैं x और इधर 0.0 के इस साइड में आता है x डैश, यानी कि ये इधर वाली जो जितना भी पार्ट है ये x के लिए नेगेटिव रहता है, चाहे इसमें आए चाहे इसमें आए, इन दोनों क्वाड्रपोल में x का मान नेगेटिव रहता है, और इधर सब के सब पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, अब अपन कहें कि y का मान, तो y का मान ऊपर की ओर तो सब का सब पॉजिटिव रहता है, चाहे इस क्वाड्रपोल में हो और चाहे इस चतुर्थांश में हो। क्वाड्रपोल का मतलब चतुर्थांश, चौथा हिस्सा, ये पूरा एक भाग है और इस भाग का ये एक हिस्सा तो चतुर्थांश, ये कहलाएगा क्वाड्रपोल, अंग्रेजी में बोलेंगे क्वाड्रपोल, और क्वाड्रिक पार्ट भी बोल सकते हैं इसको। और इधर वाला भाग है ये सेकंड क्वाड्र हो गया, यानी 90 डिग्री से 180 के बीच सेकंड, 180 से 270 के बीच। ASTC रूल में हम सीखते हैं ये बात, तो उसमें हम साइन और कोस थीटा की बात करते हैं। यहाँ अब ये समझो कि इस अक्ष के नीचे के भाग में y का मान नेगेटिव रहता है और इस अक्ष के ऊपर के भाग में y का मान पॉजिटिव। तो मैं यही समझाने वाला था कि इस डायरेक्शन में ये जो मोमेंटम जो आ रहा है, यहाँ मोमेंटम y डायरेक्शन के लिए नेगेटिव आएगा, तो -m2v2 sin θ2। इक्वेशन नंबर मेरे पास बन गई ये 2। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब आप y डायरेक्शन में मोमेंटम ज्ञात करो तो टक्कर से पहले तो मोमेंटम 0 है, टक्कर के पश्चात ऊपरी वाला तो पॉजिटिव आ गया, नीचे वाला मोमेंटम क्या आ गया, नेगेटिव। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डायग्राम बना लेना ये अच्छे से। अब इन समीकरणों का ही योगदान है सब कुछ। इसमें मैं एक समीकरण अच्छे से ये और बना लेता हूं कि m1 v1 sin θ1 बराबर m2 v2 sin θ2। ये भी समीकरण नंबर 3 दे सकते हो, आप लिख सकते हो, लिखो। कंडीशन लगा देते हैं एक। क्या कंडीशन लगाएंगे देखो, जस्ट इसके नीचे, यदि द्वितीय कण स्थिर हो, क्या हो गई, रेस्ट में हो, यानी कि u2 = 0 इफ सेकेंड पार्टिकल इज इन रेस्ट, यानी कि u2 का मान 0। तो समीकरण 1 से तो हमें मिल जाएगा m1 u1 बराबर m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। u2 का मान ही 0 है, बाकी कुछ 0 नहीं है। समीकरण नंबर 4 बन गई है। और वहीं ये जो इक्वेशन है
हालांकि इसको मैं 0 के बराबर ही रख सकता हूँ सेकंड इक्वेशन को भी। तो सेकंड इक्वेशन से बाय सेकंड इक्वेशन से मेरे पास आ जाएगा 0 बराबर m1v1 साइन थीटा 1 माइनस m2v2 साइन थीटा 2। ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 5। सेकंड को ही मैंने बदला है, थर्ड को आप लिख सकते हो ऐसे, बाकी यूज अभी अपन सेकंड का ही करेंगे आगे। अब हम कह देंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से बाय काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। बाय काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इसमें क्या हो जाएगा, कोलिजन से पहले 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, u2 तो 0 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, वापस नहीं एक और। तो समीकरण 4, 5 व 6 इनका सबसे ज़्यादा अभी अपन यूज करने वाले हैं। क्या यूज करेंगे, एक कंडीशन और डाल देते हैं अभी कि सबके मास है वो बराबर है, दोनों पार्टिकल है वो इक्वल मास के हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा देखो, अब 4 और 5 का ही यूज है, इसी से सब कुछ चीज़ें निकाल लेंगे अपन, मेन टारगेट तक पहुंचेंगे। कैसे देखो, हम कह देते हैं यदि m1 बराबर m2 हो, आप जानते हो अंग्रेजी वाले यदि को इफ बोलते हैं भाई, तो बाय इक्वेशन 4, 5 एंड 6, 4 तो क्या हो जाएगी भाई u1 बराबर, देखो सबके m1 इधर भी m1 इधर भी m1 कॉमन निकाल लो, क्योंकि m2 को भी m1 के बराबर कह दिया तो सब कॉमन निकले कैंसिल हो जाएंगे। तो u1 का मान तो आ गया v1 cos थीटा 1 प्लस v2 साइन थीटा 1, दैट्स 1। एक नंबर इस समीकरण को मैं कह सकता हूं 7। समीकरण नंबर 5 को देखो, 5 में आ जाएगा 0 बराबर v1 साइन थीटा 1 माइनस v2, अरे यार यहाँ cos थीटा 1 आएगा क्योंकि x डायरेक्शन की बात थी, v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2। ये इक्वेशन आ गई 8 नंबर। अब 6 नंबर वाले से देखो, अब देखो 1/2 इधर भी है, यहाँ इन दोनों में है तो ये कट गया, m1 भी m1 और m2 सब बराबर हैं, तो केवल एक बच गया, u1 का स्क्वायर का मान आता है v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। इस समीकरण का भी यूज होगा, समीकरण 9 का भी एक जगह यूज हमें करना है। अब कहते हैं सर इन समीकरणों से क्या मिलेगा, इन समीकरणों से हमें v1 और v2 के मान मिल सकते हैं, या फिर थीटा 1 और थीटा 2 के भी मान मिल सकते हैं। हम ये कह देंगे कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का योग है वो 90 डिग्री के बराबर आएगा। कब आएगा अभी सूत्र से पता चल जाएगा। यही तो प्रूव करना है कि इलास्टिक कोलिजन में इक्वल मास के दो पार्टिकल अगर कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के बाद वे 90 डिग्री से स्कैटर होते हैं, 90 डिग्री से परिकिरणित होते हैं। यही हमें प्रूव करना है। तो हम कह देंगे समीकरण 7 व 8 के वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर बाय स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 7 एंड 8 एंड एडिंग
देखो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। अब इधर वाला मिटा देते हैं, ये थोड़ा मिटा दें हम तो, डायग्राम को थोड़ा मिटा देते हैं भाई, अब इसकी आवश्यकता रही नहीं हम। स्क्वायर करके ऐड करो भाई, देखते हैं कैसे करवाते हो तुम लोग। यस, किस किस को स्क्वायर करना है? इक्वेशन 7 को और 8 को। 7 को पहले स्क्वायर किया तो क्या आ गया? u1 का स्क्वायर। 8 में इधर कुछ है नहीं तो कुछ जुड़ेगा नहीं, बराबर इसका स्क्वायर करो, v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2 का होल स्क्वायर। इधर क्या है? प्लस v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2 का होल स्क्वायर। u1 का तो होल स्क्वायर करोगे तो u1 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो रही है। इसका होल स्क्वायर खोलो भाई, v1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर θ1 प्लस v2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर θ2 प्लस इसको कर रहा हूँ a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या है v1, b की जगह v2 कोस θ1 कोस θ2। a की जगह पूरा मान, b की जगह ये पूरा मान, तो 2a इंटू b, v1 v2 कोस θ1 θ2, ये कंप्लीट। प्लस a माइनस b वाला देखो तो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2। देखो अगर आप किसी जैसे a साइन थीटा का अगर स्क्वायर करते हो तो उसमें a का भी स्क्वायर होगा और साइन का भी स्क्वायर होगा, ये याद रखें। थीटा का स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं, साइन का स्क्वायर हो गया तो ऑटोमेटिक थीटा का स्क्वायर ही है वो, ठीक है ना। तो प्लस ये क्या आ जाएगा v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस v2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 माइनस आ जाएगा, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो v1 v2 साइन θ1 साइन θ2। नाउ u1 का स्क्वायर। अब देखो बात, ये और ये अगर आप इन दोनों के पास में लाते हो, किन दोनों के पास में लाते हो, v1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर θ1, v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1, तो ये अलग ही एक प्रोसेस बन जाएगी। आपको इनके सूत्र याद हो जाएंगे कहते ही, साइन स्क्वायर θ1 एक टर्म तो बन गई ये। इसके पास में ये रखो v2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर θ2 प्लस v2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2, दो टर्म खत्म। इन दोनों को पास पास में रख दो, तो प्लस 2v1 v2 तो कॉमन निकाल दो दोनों का, क्या आ जाएगा कोस θ1 कोस θ2 माइनस साइन θ1 साइन θ2। आ गया आंसर, देखो सही। ये दोनों मान क्या होंगे, एक इंटू क्या हो जाएगा v1 का स्क्वायर। इसमें अगर v1 आप कॉमन निकालो बाहर तो v1 का स्क्वायर अंदर कोस स्क्वायर θ1 साइन स्क्वायर θ1, तो इन दोनों का मान क्या हो जाता है एक, यानी कि v1 का स्क्वायर। इधर भी v2 को कॉमन निकालो तो कोस स्क्वायर θ2 प्लस साइन स्क्वायर θ2, इसका मान भी एक, तो ये आ जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2। ये सूत्र जो है कोस a प्लस b का सूत्र है, याद रखो बच्चों, मैंने इसीलिए पहले सूत्र लिखवाए थे। कोस a प्लस b का सूत्र जो होता है वो होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, ये होता है। तो यहाँ ध्यान से देखो, a की जगह θ1 है तो कोस θ1 कोस θ2 माइनस साइन θ1 साइन θ2। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस θ1 प्लस θ2।
ये चीज़ आगे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं कि cos a प्लस बी का सूत्र ये होता है। u1 का स्क्वायर, ये जो समीकरण है ना, इसमें हम समीकरण 9 का यूज करेंगे। देखो 9 में क्या है, u1 का स्क्वायर की जगह v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर होता है, यानी इस पूरे टर्म्स की जगह u1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो u1 का स्क्वायर बराबर u1 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos θ1 प्लस θ2। देखो बहुत शानदार टर्म्स आ रही है अभी। आगे ये वाला तो यहाँ लिखना और इसके आगे फिर लिख देना। यहाँ तो आपको क्या लिखना है, cos a प्लस बी का सूत्र cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यहाँ आपको कहना है बाई इक्वेशन 9 u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमारे पास था v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ये देखो ये कट गया, ये इधर आते ही जीरो कर देगा, इसका मतलब 2v1 v2 cos θ1 प्लस θ2 का मान किसके बराबर हो गया, जीरो के। ये इधर आते ही घट जाएगा, जीरो कर देगा इसको। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आई। इसमें हम कह सकते हैं सिंस ये जीरो कब होगा, यानी इसका मान जीरो कब होगा, ये v1 और v2 तो जीरो है नहीं, टक्कर के बाद इनकी तो वेलोसिटी है। चूंकि cos 90 डिग्री का मान जीरो होता है, इसका मतलब cos θ1 प्लस θ2 का मान अगर जीरो होना हो तो हम क्या होना चाहिए, θ1 प्लस θ2 का मान क्या होगा भाई, 90 डिग्री के बराबर होगा या फिर π/2 के बराबर होगा। समझे तुम लोग? क्यों भाई, बिकॉज v1 एंड v2 आर नॉट जीरो। ये तो जीरो है नहीं, तो फिर जीरो होगा क्या, जीरो होगा cos θ1 प्लस θ2। और cos θ1 प्लस θ2 जीरो कब हो सकता है, जब θ1 और θ2 का मान 90 डिग्री हो। हेंस, अब लाइन आ गई वो, हेंस इफ टू इक्वल, अब देखो याद करो सूत्र, θ1 और θ2 क्या था, ये θ1 था, ये θ2 था, ये पहला पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल। तो पहला और दूसरा दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो हेंस इफ टू इक्वल मासेज ऑफ पार्टिकल, masses of particle collides in elastic two dimensional, then after collision they scattered with π/2 एंगल, और नॉर्मली, ये भी कह सकते हैं, और नॉर्मली, ये भी बात सही है। यही हमें प्रूव करना है। तो ये था आज का क्वेश्चन। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और है, टॉपिक और है, न्यूटन का फॉर्मूला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन है। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि समान द्रव्यमान के दो पिंड प्रत्यास्थ टक्कर में परस्पर π/2 या 90 डिग्री कोण से
किरणित होते हैं। कितने डिग्री से होते हैं भाई? π/2 या 90 डिग्री से, या एक दूसरे के लंबवत भी कह सकते हैं, या एक दूसरे के लंबवत प्रकिरणित होते हैं। प्रकिरणित का मतलब फैलते हैं टक्कर के बाद 90 डिग्री से। न्यूटन का एक छोटा सा नियम और है, देख लो क्या कहता है ये। अब एक नियम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। क्या है भाई ये? न्यूटन का टक्कर का नियम। टक्कर का नियम क्या है? न्यूटन के अनुसार सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर में कणों के आपेक्षिक वेगों का अनुपात टक्कर के पश्चात व पहले, टक्कर के पश्चात व पहले सदैव नियत रहता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, the ratio of after and before collision of relativistic velocity are constant। हमें एक सूत्र का पता है बच्चों, हेड ऑन कोलिजन में हमने एक चीज़ सीखी थी और उसी को न्यूटन ने फायदे में लिया है। क्या सूत्र था? थोड़ा देखो। सूत्र ये था कि u1 माइनस u2 जो है वो बराबर था v2 माइनस v1 के। एक सूत्र था ऐसा, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ u1 माइनस u2 बराबर माइनस v1 माइनस v2। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये टक्कर के पश्चात रिलेटिव वेलोसिटी है और ये टक्कर से पहले है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं देखो, कि v1 माइनस v2 ये टक्कर के पश्चात रिलेटिव वेलोसिटी है, और बट्टा u1 माइनस u2 ये टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले रिलेटिव वेलोसिटी है। ये माइनस e के बराबर है। e है वो एक रेस्टिट्यूशनल कांस्टेंट है, ठीक है, प्रत्यावस्थान गुणांक बोल सकते हैं इसको, ठीक है, प्रत्यावस्थान गुणांक कह सकते हो। हम कह सकते हैं वेयर e इज रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट, ई जो है वो प्रत्यावस्थान गुणांक कहलाता है, जहां ई प्रत्यावस्थान गुणांक कहलाता है, प्रत्यावस्थान गुणांक कहलाता है। इसका मान भी देखो, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए तो ई का मान 1 होता है,
टोटली इलास्टिक कोलिजन के लिए E का मान 1 होता है। हमने ये जो सूत्र डिराइव किया था इलास्टिक कोलिजन से ही ज्ञात किया था। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए E का जो मान है वो 1 होता है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 होता है। नंबर 1, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए E का मान 1 होता है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए E बराबर 1 और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए E का मान 0 और आंशिक अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए E का जो मान है, आंशिक अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए E का जो मान है, अंग्रेजी में लिख सकते हो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसको क्या लिख सकते हो? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E = 1, फॉर टोटली इनइलास्टिक कोलिजन E = 0, फॉर पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन E का जो मान है 0 से तो ज़्यादा होता है, 1 से कम होता है। ये तीनों कंडीशन याद रखें, 1 नंबर में कई बार पूछा जा सकता है कि रेस्टिट्यूशनल कोफिशिएंट का मान इलास्टिक कोलिजन के लिए कितना होता है, 1, और टोटली इनइलास्टिक कोलिजन यानी पूर्णतः प्रत्यास्थ के लिए 0, और पार्शियली है तो उसके लिए इसका मान 0 और 1 के बीच में होता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। अगले वीडियो में अपन सीखेंगे चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।